हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं रवि भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने एसएससी के सामान्य अध्ययन को कर रहे थे, तो सामान्य अध्ययन में अपने एसएससी के अंदर सामान्य विज्ञान को प्रारंभ किया था। क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी बेस्ड आपको टॉपिक वाइज मैं करवा रहा हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सर करवाएंगे। तो अपने सामान्य विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान की शाखा को प्रारंभ किया था। कौन सी? भौतिक विज्ञान की। और भौतिक विज्ञान के अंदर अपना टॉपिक कौन सा था? पिछली वाली क्लास वीडियो के अंदर आप देखना, स्थिर विद्युत की और धारा वाला, धारा और विद्युत की वाला, तो उन सब के बारे में अध्ययन कर चुके थे अपने। और चुंबक की भी उसके अंदर एक मेंशन किया हुआ है अपना, कौन सा? धारा, विद्युत की और चुंबक की, या चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हो, चुंबक की, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तीन चीजें इनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन तीनों के बारे में अपने अच्छे से अध्ययन कर चुके थे कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनमें से मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन रहता नहीं, इनमें एक टॉपिक रहता है धारावाड़ा में, वो तीन मीटर सेतु, वेस्टर्न सेतु और एक था वो किरचॉफ का नियम। ये तीन है जो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन तीनों के बारे में जानेंगे। उससे पहले अपने विद्युत के बारे में सारा कुछ बात कर चुके थे एंड चुंबकीय के बारे में स्टार्ट किया था। और चुंबकीय के अंदर अपने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी ओर्स्टेड के नियम के अंदर कि चुंबकीय होता क्या है। पहले तो अपने बात की थी कि चुंबकीय को अपने किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कोई भी परिपथ के अंदर अपने धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब चालक के परिपथ के अंदर जब धारा प्रवाहित जैसे ही होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इसी को अपने चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो इस नियम को जानने के लिए वैज्ञानिक थे अपने साइंटिस्ट ओर्स्टेड, जिन्होंने इस नियम को जानने के लिए 3 नियम दिए थे। ओर्स्टेड ने 3 नियम दिए थे परिपथ के अंदर, जिसके अंदर उसने चुंबकीय सुई लगा के चुंबकीय क्षेत्र की गणना की थी। और ओर्स्टेड का फुल नेम क्या था? मैंने आपको बताया था, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, जिन्होंने सन 1820 के अंदर अपने विज्ञान जो नियम दिया था 1820 के अंदर दिया था। कब दिया था? सन 1820 में। ठीक है, सन 1820 के अंदर उन्होंने इस जो गणना की थी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो उस गणना के अंदर क्या बात हुई कि पहला जो उसने नियम दिया था, उन्होंने क्या दिया कि जब उन्होंने परिपथ के अंदर चुंबकीय सुई और जो धारा नियंत्रक और कुंजी परिपथ के अंदर लगाने पर, जब उस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित नहीं करने पर, पहला नियम था धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो चुंबकीय सुई के अंदर किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होगा। ठीक है, जब धारा के प्रवाहित नहीं करेंगे तो वहां पे कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा नियम क्या? उसमें धारा प्रवाहित की तो वहां पे चुंबकीय सुई के अंदर थोड़ा विक्षेप प्राप्त हुआ। जैसे कि चुंबकीय सुई इस तरह थी, ये चुंबकीय सुई है, इस तरह थी ये, साउथ से नॉर्दर्न की तरफ मानो। ठीक है, इस तरह ये थे पहले जब धारा प्रवाहित नहीं की। दूसरी बात, जब धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई की दिशा इस तरह हो गई, मतलब थोड़ा सा उस चुंबकीय सुई जो है उसके अंदर विक्षेप प्राप्त हुआ, मतलब सुई के अंदर थोड़ा सा विक्षेप प्राप्त हुआ। ठीक है, ये चुंबकीय सुई के अंदर थोड़ा विक्षेप प्राप्त हुआ जब उसने धारा प्रवाहित की। तो तीसरा नियम क्या था? तीसरा नियम ये था, जब उसने धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में किया, मतलब धारा की दिशा बदलने पर, धारा की दिशा मानो पहले इस तरफ थी, इस तरफ धारा की दिशा थी, इस तरह परिपथ के अंदर, तो चुंबकीय सुई की दिशा इस तरफ होगी, इस तरह। और जैसे ही उन्होंने धारा का प्रवाह, धारा की दिशा चेंज की तो चुंबकीय सुई में विक्षेप भी विपरीत दिशा में हुआ, इस तरह। चुंबकीय सुई में विक्षेप भी विपरीत दिशा में हो गया। इन सब तीनों नियमों के अनुसार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जैसे ही अपने परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये अपने लास्ट क्लास के अंदर बात कर चुके थे। और इसी तरह चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश है वह गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कर रहे आवेश पर लगने वाला बल जो होता है वह उस आवेश के गुणनफल, उस आवेश के ही समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस आवेश के। दूसरी बात, वो ही लगने वाला बल उस आवेश जो जिस वेग के अंदर वो गति कर रहे हैं उस चुंबकीय क्षेत्र में, उस वेग के भी समानुपाती होता है। इन दोनों को गुणा करेंगे, कौन कौन से? अपने पास ये क्या था, F समानुपाती किसका होता है? आवेश के, Q के। और F समानुपाती F यानी कि बल किसके समानुपाती? दूसरा, उसके वेग के। इन दोनों को गुणा करेंगे, Q इंटू वी, समानुपाती निशान पड़ा है, इन दोनों समानुपाती निशान को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा क्या?
कांस्टेंट आता है बी, जिसे अपने क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसी को अपने चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये चीजें अपने लास्ट क्लास के अंदर अपने डिस्कस कर चुके थे कि चुंबकीय क्षेत्र को इस तरह गणना कर सकते हैं। दूसरा अभी अपने करेंगे कि जब धारावाही चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बल की गणना करेंगे। ठीक है, कौन सा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल क्या रहता है, इस तरह। ये देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, इस F की गणना करनी है। ध्यान से समझना इस चीज को। एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस तरह मानो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इस तरह, दिशा चुंबकीय क्षेत्र की इस तरफ है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई भी मानो इस प्रकार का परिपथ है जिसकी लंबाई L है। समझते जाना इस चीज को। L लंबाई का कोई भी परिपथ है, L लंबाई का परिपथ जिसमें से धारा I प्रवाहित हो रही है। क्या? I धारा प्रवाहित हो रही है, और वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, और उसकी दिशा भी इस तरफ है चुंबकीय क्षेत्र की। पहला तो ये कि अपने चुंबकीय क्षेत्र मतलब आवेश पे लगने वाला बल क्या था, अपने चुंबकीय बल क्या था, F इज इक्वल टू QVB। QVB अपने बात कर चुके थे सर, उसको ले जाइए। अपने क्या था बल, F इज इक्वल टू QVB। इस चीज के बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर बात कर चुके थे। अब उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगे बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अब उसके अंदर ये देखो, पहले तो ये था उसके अंदर जो परिपथ जो निकाय था उसकी लंबाई मेंशन नहीं थी। इस बार क्या है कि L लंबाई का है कोई भी परिपथ, L लंबाई का परिपथ है जिसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब L लंबाई का। अब ये देखो, अब ये बताओ वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये पता है सबको, वेग बराबर दूरी बटा समय। वेग बराबर दूरी बटा समय, वेग मतलब v, और दूरी इसमें कितनी है, L लंबाई की। अपने पहले बात कर चुके L लंबाई की, और ये दूरी बटा समय यानी कि t। अब ये क्या करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले में इस v की वैल्यू रखेंगे। F इज इक्वल टू Q इंटू वी की वैल्यू क्या है, L बटा T, एंड ये B पड़ा है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब ये देखो, अपने स्टार्टिंग क्लास में बात कर चुके थे धारा के बारे में। तो धारा में क्या था, धारा का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी मतलब प्रत्येकांक आवेश पे लगने वाला, मतलब प्रत्येकांक समय में जितनी आवेश प्रवाहित होंगी उसे धारा कहते हैं, मतलब क्यू बाई टी। क्यू बाई टी क्या होता है, I। अब ये देखो क्यू बाई टी बढ़ रहा है यहाँ पे, क्यू बाई टी। अब इस चीज को अपने क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी को I, ये L और ये B बराबर F। कोई दिक्कत नहीं है, F इज इक्वल टू ILB। अब यदि ये थीटा कोण पे हो, अब ये इस तरह, अब ये थीटा कोण पे है, तो यहाँ पे ये F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। थीटा यदि 90, 30 कितने भी हो तो साइन थीटा, साइन 90, साइन 30, साइन 0 जितने भी मान होंगे इसके अंदर रख देंगे अपने। तो इस तरह था ये F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये QVB वाला कुछ एक अपने एक समान लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना वर्ताकार लूप में, तो अपने ये फॉर्मूला, बाकी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहता है कि चुंबकीय बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जहां पे भी बात हो भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लगने वाले किसी भी लूप पे, किसी भी बल, किसी भी आयताकार कुंडली पे, जब यहाँ पे नाम ये देखा करो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहे तो अपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल है। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप और देखते जाना, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब करेंगे अपने नेक्स्ट करेंगे बायो-सावर्ट के नियम के बारे में, कि बायो-सावर्ट का नियम क्या कहता है। ये याद रखना फॉर्मूला, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। आप अपनी तैयारी का एनालाइज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप
मॉक टेस्ट लगाया करो जब भी टाइम मिले आपको भी। इस टाइम अपने मॉक टेस्ट, और ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने के समय अपने 9 बजे के बाद किया करो, 9 बजे के बाद, क्योंकि रात में आप मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते, उस टाइम रिवीजन का होता है। सुबह सुबह उठ के पढ़ने का समय जो होता है 4, 5, 6 बजे जितने बजे उठते हो, उसके बाद 3-4 घंटे पढ़ते हो, वो नई चीज़ पढ़ने का होता है। कोई भी नई चीज़ पढ़ें, मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करें, वो होता है टाइम। उसके बाद 9 से 10 बजे के बाद आप 12-1 बजे तक उस चीज़ की प्रैक्टिस किया करो, 12-1-2 बजे तक उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। हो सके तो उसका मॉक टेस्ट लगाया करो, क्योंकि मॉक टेस्ट से पता चलता है कि अपनी तैयारी किस लेवल की है। और ये तैयारी को बूस्ट करने के लिए भी एक्यूरेटी, और मतलब जितने भी अपने तैयारी को बूस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट जरूर रहता है। उस टाइम ये होता है 10 से 12 तक अपने मॉक टेस्ट का, क्योंकि जितने भी एग्जाम वगैरह होता है वो यही टाइमिंग होती है, उनका फिक्स होता है कि इस टाइम तैयारी वगैरह की होती ना, उस चीज़ का एनालाइज करने का टाइम होता है। इस टाइम जो मॉक टेस्ट का समय होता है, एंड उसके बाद खाना खुना खा के अब शाम वाला टाइम होता है ना, तब ये सुबह पढ़ा होता है, इसका रिवीजन होता है, या कुछ नया कुछ जो भी करने वाला होता है वो होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, खुद का पता चलता है भी तैयारी किस लेवल की है और किस तरह और करने की ज़रूरत है। उसमें कट ऑफ वगैरह सब आपको पता है, ऑल इंडिया लेवल पे एसएससी का है तो उसमें पता चल देती है ऑल इंडिया रैंकिंग में किस लेवल पे हूँ। ठीक है, बाकी ये होने के बाद अब अपने करते हैं कौन सा टॉपिक, बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम जो है, दो वैज्ञानिक थे बायो और सावर्ट, उन्होंने दिया था, इनके नाम से बायो और सावर्ट दो वैज्ञानिक थे, बायो व सावर्ट, उन्होंने दिया था ये नियम, बायो सावर्ट का नियम। तो इस नियम में उन्होंने क्या किया कि चालक, कोई भी परिपथ है, चालक तार है, उसमें से उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की गणना की थी, उस चालक तार में से चुंबकीय क्षेत्र की गणना की थी इस नियम में, बायो सावर्ट के नियम में। बायो सावर्ट के नियम में उन्होंने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की गणना, चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की गणना। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना की उन्होंने। तो इस नियम के अनुसार, बायो सावर्ट के नियम के अनुसार, देखो इस तरह का कोई भी मान लो, ये मान लो एक है चालक तार, चालक तार है जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है आई, बात को समझते जाना। चालक तार आई में से धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इस चालक तार में से कोई भी अल्पांश ले लो, अल्पांश बोले तो छोटा सा, छोटी सी दूरी, मान लो ये दूरी है, ये एल लंबाई का है, ये कोई दिक्कत नहीं, एल लंबाई का ये तार, जिसमें से आप डीएल, डीएल बोले तो मतलब बहुत छोटा सा अल्पांश, बहुत छोटा सा अंश उसका ले लिया लंबाई का, उस लंबाई से आर दूरी पे मान लो कोई भी बिंदु है पी, कितनी आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, जिसके ऊपर अपने चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। कहां पे, इस बिंदु पर, जहां पे अपने अल्पांश के लिए निकालेंगे पहला डीबी, डीबी चुंबकीय क्षेत्र, छोटे से अल्पांश के लिए डीबी चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा। तो आर दूरी पे बिंदु पी है जहां पे अपने चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, और ये जो है थीटा कोण पे है, ये मतलब इस परिपथ से पी बिंदु थीटा, कुछ थीटा कोण पे है, कुछ भी कोण पे है, वो अपने कोई भी डिफाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उनमें सब कुछ वैल्यू दी होती है, यदि नहीं दी होती तो वो एक चीज दो चीज कुछ भी जो डाटा होगा वो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो क्या है कि ये आई धारा प्रवाहित हो रही है इस परिपथ में से, आई धारा प्रवाहित है, और एल लंबाई का है, जिसमें से अपने डीएल अल्पांश, डीएल लंबाई का कोई अल्पांश है, उससे आर दूरी पे, आर दूरी पे कोई बिंदु पी स्थित है, आर दूरी पे कोई बिंदु पी स्थित है, जिसमें से जहां पे अपने चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र बोले तो चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से, तो यहाँ पे डीबी, क्योंकि डीएल लंबाई है तो डीबी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और ये आर दूरी पे रखा हुआ है। तो इससे क्या मतलब, यहां से चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उत्पन्न, क्या कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह समानुपाती होगा किसके, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब जिस चीज धारा प्रवाहित होगी, धारा चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा। डी भी समानुपाती होता है आई के, मतलब धारा के प्रवाहित, धारा का। दूसरी बात, जो चुंबकीय क्षेत्र डी बी है वह समानुपाती होता है किसके, इसके अल्पांश के, डीएल अल्पांश के, डीएल अल्पांश के। ठीक है, दूसरी बात, डीबी मतलब चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है किसके, इस थीटा कोण के, थीटा कोण यानी कि साइन थीटा कोण के, डीबी मतलब थीटा साइन थीटा, थीटा कोण के, ये इन तीनों चीजों के समानुपाती होते हैं, लेकिन ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब डीबी
समानुपाती निशान 1/r²। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक r² सीधा होता, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r, r को उल्टा कर दिया, एक को ऊपर कर दिया। ठीक है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र इन तीनों चीजों के समानुपाती होता है। हम तीनों चीजों से अपने बनाएंगे सीधा फॉर्मूला, dB मतलब समानुपाती किन किन के, I dl sin थीटा बटा r²। dB समानुपाती I dl sin थीटा, इन तीनों चीजों के, चारों के, r² भी इसमें इंक्लूड है, चारों चीजों के सीधा प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो आपको पता है जहां भी समानुपाती निशान होता है उसको हटाना पड़ता है। समानुपाती निशान को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट बोले थे नियतांक। ठीक है, तो कांस्टेंट अब आएगा dB इज इक्वल टू कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसका कांस्टेंट आता है। दूसरा ये आई डी एल साइन थीटा पड़ा है, आई डी एल साइन थीटा बटा r², आई डी एल साइन थीटा बटा r² म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये अपने पास हो गया बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट का नियम यही कहता है कि किसी भी चालक तार में से यदि धारा I प्रवाहित हो रही है तो, और इसके अल्पांश dl अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिसके ऊपर अपने चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, वो जो कि थीटा कोण पे है। तो ऐसे में वहां पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 4 पाई, और इसकी वैल्यू जो होती है 10⁻⁷, कई बार पूछी जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 10⁻⁷ इसकी dB की वैल्यू होती है। और आई डी एल साइन थीटा ये यहां से बटा r² इसका फॉर्मूला है, किसका, बायो-सावर्ट का नियम। ये था बायो-सावर्ट का नियम। कोई भी चुंबकीय मतलब एक लंबाई की कोई भी परिपथ है जिसमें से अपने किसकी धारा की चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, ये था बायो-सावर्ट का नियम। बायो-सावर्ट के नियम के अंदर अपने बात करते कौन सा, ये था, और उससे पहले कौन सा किया था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लगने वाला बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल कितना था, एक बार फिर से देखो, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। और उसके बाद ये बायो-सावर्ट का नियम, इसको एक बार अलग से लिखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, ताकि उस चीज़ को हम बेटर से बेटर करवाने की कोशिश करें भी, ताकि हम स्किल के अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट करें भी। आपको किस तरह का चाहिए कंटेंट, किस तरह का समझ में आना चाहिए। बाकी जो हम करवा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए उनके अकॉर्डिंग करवा रहे हैं कि इनमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ये टॉपिक पहले पूछे गए हैं। और बाकी जो भी अपने आएगा सीध में कोई भी एग्जाम का, वो आपको लेटेस्ट करवाते जाएंगे कि इस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन, और वो टॉपिक साथ के साथ करेंगे अपने। ठीक है, तो क्या था, पहला तो अपना आई एल बी साइन थीटा वाला। मेरे हिसाब से कोई टॉपिक नहीं रहेगा अपना जो पूछे गए क्वेश्चन उनमें से, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। और दूसरा अपने कौन सा किया था, बायो-सावर्ट का नियम, जिसमें अल्पांश पर कितना चुंबकीय क्षेत्र, आई, पहले म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा r², ये था। अब ये देखो, अब सीधा म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है। पहले ये देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷, ये था अपने वैल्यू। यदि अपने फिक्स वैल्यू की बात करें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की ये, और यदि म्यू नॉट की अकेले की बात करें कि म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू ये 4 पाई इसके गुना हो जाएगा, तिरछा गुना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर सेकेंड, ये इसका मात्रक है। ये होगी इसकी म्यू नॉट की, जिसे म्यू नॉट यानी कि चुंबकीय पारगम्यता भी कहते हैं। किसको, म्यू नॉट को लिख लो, इसको म्यू नॉट क्या है, यहाँ पे चुंबकीय पारगम्यता, पारगम्यता। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय पारगम्यता। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये कई बार न्यूमेरिकल सीधे ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर ये पूछे जाते हैं कि म्यू नॉट जो चुंबकीय पारगम्यता की फिक्स वैल्यू क्या रहेगी, तो उसका आंसर क्या होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये था म्यू नॉट की वैल्यू। आज की क्लास के अंदर अपने इतना करेंगे, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि अपने साथ के साथ वो भी कर रहे हैं जीके वाली क्लास,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको एसएससी के अंदर जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, थ्योरिकल पार्ट वो मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसके अंदर अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, कौन सा, ये देखो एक बार फिर से अपने एक प्लान बनाते हुए करेंगे हर एक चीज को। किस तरह कि अपने प्लान बनाएंगे, पहले तो कौन सा अपने एसएससी का जीके था, एसएससी का जीके जीएस वाला, जीके जीएस वाला, ठीक है। आपको पता है जीके जीएस में पहले कौन कौन सा इंक्लूड करते हैं, जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एंड उसके अंदर ये हो गया। फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनमें से क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो संबंध है देशों के साथ उनमें से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री हो गया। और हिस्ट्री के अंदर ये देखो, हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया था। कौन सा, पहला तो ये जो मतलब बिल्कुल प्राचीन भारत वाला इतिहास, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आधुनिक, फिर उसके बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन वाले। तो इन तीनों में से जो लास्ट वाला रहता है अपना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है 1 नवंबर के बाद अपने वो करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले अपने बात कर चुके हैं। इनमें से जो पॉलिटिकल वाला है, ठीक है, हिस्ट्री वाला, इनमें से ये कर चुके थे अपने। दूसरी बात जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला है वो अपने 1 नवंबर को करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि 1 नवंबर के बाद शायद 1 हफ्ता या 10 दिन तक मेरी क्लास होगी। उसके बाद दिवाली के वेकेशन पर घर पे जाएंगे। और सर की जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो डेली की डेली चलेगी। आपको हो सकता है उसमें 2 दिन का गैप हो, बाकी जो मेरी क्लास तो 2-3 दिन का गैप हो सकता है। बाकी जो क्लास है करंट अफेयर्स की वो डेली चलेगी। हर शाम को क्लास आप देखना ना भूलें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया करंट अफेयर्स न कि अपने एग्जाम को देखते हुए करना है, बल्कि अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, थोड़ा स्किल भी होना चाहिए। क्योंकि हर एक वो नॉलेज होना चाहिए लेटेस्ट के अंदर क्या चल रहा है। हर एक कॉम्पिटिटर, हर एक एस्पिरेंट्स को जरूरी नहीं है, बल्कि जो कि सिंपल जीवन जी रहा है, जो जॉब कर रहा है, उनको भी नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। और मोस्टली लोग, आपको मैंने पहले भी बताया कि चलते ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं लेटेस्ट के अंदर, क्योंकि वो न्यूज़ सुनते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उनका पता होता है और अपने को नहीं पता होता। इस कारण अपने करंट अफेयर्स की क्लास डेली देखना जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि बाकी चीज़ अपने पढ़ लें वो सेम की सेम रहती है, ना हिस्ट्री चेंज होना है, ना पॉलिटी, ना जियोग्राफी, वही रहना है। लेकिन करंट अफेयर्स आपको पता है चेंज होता जाना है, और 2 साल बाद देखोगे तो वो करंट अफेयर्स हिस्ट्री के रूप में होगा। ऐसे में करंट अफेयर्स को लेटेस्ट डेली की डेली देखा करो, ठीक है। आज के लिए करेंगे इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।